साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन बेसिकली एक ऐसा डिवाइस होता है विच इज़ यूज टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स और आयंस अप टू हाई एनर्जी। इसका यूज हम चार्ज पार्टिकल्स और आयंस को हाई एनर्जी तक एक्सेलरेट करने में करते हैं। Cyclotron was invented by Lawrence and Livingston in 1934। लॉरेंस और लिविंगस्टोन ने इसको 1934 में इन्वेंट किया था। बेसिकली उनका पर्पज़ इसको इन्वेंट करने का था न्यूक्लियर स्ट्रक्चर की स्टडी करना। बहुत सी न्यूक्लियर रिएक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए और न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स की ज़रूरत थी जिनकी हम बॉम्बार्डिंग करा सकें। हाई एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग की ज़रूरत थी। तो वो हाई एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल्स हमें कहाँ से मिले? साइक्लोट्रॉन से। जैसे रदरफोर्ड ने भी, आपने पढ़ा है रदरफोर्ड अल्फ़ा एक्सपेरिमेंट, अल्फ़ा पार्टिकल बॉम्बार्डिंग की थी उन्होंने गोल्ड फॉइल। तो इसी तरह के कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसमें हमें हाई एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल्स की ज़रूरत होती है। तो वो हाई एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, उसके लिए साइक्लोट्रॉन का यूज़ किया है। इट वाज इन्वेंटेड बाय लॉरेंस एंड लिविंगस्टोन इन 1934। इट कंसिस्ट टू hollow Ds। इट कंसिस्ट टू hollow Ds। Ds एक तरह का हॉलो कंडक्टर है जो शेप में इंग्लिश अल्फ़ाबेट D के जैसा होता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड D। और ये दोनों मिला के हो जाती हैं Ds। ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट D के जैसा हॉलो कंडक्टर होता है। ये हॉलो कंडक्टर की विड्थ है। पार्टिकल कैन एंटर इनसाइड दिस D। पार्टिकल इसके अंदर एंटर कर जाता है। यहाँ कोई सोर्स रखा होगा, रेडियो एक्टिव सोर्स, जो किसी चार्ज पार्टिकल जैसे अल्फ़ा है, अल्फ़ा को प्रोड्यूस करेगा। अल्फ़ा प्रोड्यूस होते ही, क्योंकि अल्फ़ा पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो ये नेगेटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा। हम यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी ऑस्किलेटर के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड एडजस्ट करते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी ऑस्किलेटर क्यों यूज किया गया है? क्योंकि हम D1 और D2 को अल्टरनेटिवली पॉजिटिव और नेगेटिव में चेंज करेंगे। कभी D प्लस होगा, D1 प्लस का होगा और D2 माइनस का, फिर D2 प्लस का हो जाएगा और D1 माइनस का। तो इनकी प्लस माइनस यानी पोलरिटी चेंज करेंगे। पोलरिटी क्यों चेंज करेंगे ये भी समझ में आएगा, पर इनकी पोलरिटी हमें चेंज करनी होगी, जिसके लिए हाई फ्रीक्वेंसी ऑस्किलेटर का यूज किया जाता है। इसकी फ्रीक्वेंसी हम फाइंड करेंगे, किस फ्रीक्वेंसी पर इसको सेट करेंगे ये भी फाइंड करेंगे। फ़िलहाल यहाँ पर कोई रेडियो एक्टिव सोर्स होगा जिससे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, फॉर एग्जांपल अल्फ़ा, प्रोड्यूस हो रहा है। सपोज करते हैं कि D1 नेगेटिव पोटेंशियल पर है और D2 पॉजिटिव पर है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज अल्फ़ा पार्टिकल D1 की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा। और जैसे ये D1 की ओर जाएगा तो ये अंदर से हॉलो है, इसमें एंटर कर जाएगा। हॉलो कंडक्टर होने की वजह से D के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क नहीं करेगा। एज वी नो फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड डजंट एग्जिस्ट इनसाइड हॉलो कंडक्टर। किसी भी हॉलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ये D हॉलो है तो इसके अंदर एंटर करते ही इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं वर्क करेगा इस D के अंदर। लेकिन बिटवीन द D, ये जो गैप है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो जब चार्ज पार्टिकल इस गैप में मोशन किया करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी इंक्रीज होती है।
तो चार्ज पार्टिकल की एनर्जी बढ़ जाया करेगी, और चार्ज पार्टिकल की एनर्जी बढ़ेगी तो उससे उसकी स्पीड बढ़ेगी, और एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल, और स्पीड बढ़ेगी तो उससे रेडियस ऑफ पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल r which is given by r equal mv upon qv also increases। जैसा हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, when charge particles enter in a magnetic field which is directed perpendicular to the direction of motion of charge particle, then charge particle acquires a circular path of radius small r and r is given by mv upon qv, r equal mv upon qv। ये जो दोनों बीच का गैप है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा, बट इनसाइड द डी, चाहे वो d1 हो या वो d2 हो, इनसाइड द डीज इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क नहीं करेगा, क्योंकि दोनों डीज हॉलो हैं और हॉलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क नहीं करता। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड वर्क करता है हॉलो डीज के, मैग्नेटिक फील्ड ही रहेगा। और मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस्ड है, क्रॉस्ड मतलब 90 डिग्री पर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ लगाया गया है। इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो यहाँ पर है वो या तो वर्टिकली अपवर्ड होगा, डॉट से रिप्रेजेंट होगा, या वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, जो क्रॉस से रिप्रेजेंट होगा। मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डीज। जब भी चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री वाले मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो वो सर्कुलर पाथ पर मूव करने लगता है। ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, केस फर्स्ट केस सेकंड बताए थे, जिसमें 90 डिग्री पर चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ एक्वायर कर लेता है। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पर है, जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ एक्वायर कर लेता है। तो जैसे ही किसी रेडियो एक्टिव सोर्स से यहाँ चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस होगा तो वो d1 की तरफ अट्रैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि d1 उस समय पॉजिटिव पर होगा। मैंने बताया था कि d1 d2 की पोलरिटी भी लगातार चेंज होगी। हम मान लेते हैं कि जिस समय यहाँ पर चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है, उस समय पर d1 पॉजिटिव है, तो ये d1 की तरफ अट्रैक्ट, d1 नेगेटिव है। जब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है तो उस समय d1 नेगेटिव पर है, माइनस पर है। दैट्स वाई इट अट्रैक्ट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इस d1 की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, यानी नेगेटिव d की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा और ये अंदर एंटर करेगा। लेकिन जैसे ही ये अंदर पहुंचेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस्ड है, 90 डिग्री पर मैग्नेटिक फील्ड है, तो 90 डिग्री पर मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से ये सर्कुलर पाथ एक्वायर करेगा और सर्कुलर पाथ पर हाफ सर्किल पूरा करते ही ये फील्ड से बाहर आएगा। लेकिन जिस समय द मोमेंट व्हेन इट कम्स आउट फ्रॉम द D1, polarity of D's also changes simultaneously। ठीक उसी समय D1 D2 की पोलरिटी भी चेंज हो जाएगी। अब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हाफ सर्कुलर पाथ कंप्लीट करके जैसे ही D1 से बाहर आएगा तो D1 D2 की पोलरिटी चेंज हो जाएगी। मतलब पहले D1 नेगेटिव थी तो अब D2 नेगेटिव हो जाएगा और D2 नेगेटिव होने की वजह से चार्ज पार्टिकल D2 में अट्रैक्ट होगा। लेकिन चार्ज पार्टिकल D1 से D2 में एंटर करने के बीच दोनों डीज के बीच के गैप में भी ट्रैवल करेगा। D1 D2 के बीच में जो गैप है इसमें भी ट्रैवल करेगा और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि इनसाइड हॉलो कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता, बट यहाँ करेगा। और ये आप जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा है कि व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इट्स एनर्जी इंक्रीजेज, चार्ज पार्टिकल की एनर्जी बढ़ेगी। तो चार्ज पार्टिकल जब इस D1 से D2 तक पहुंचेगा तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रैवल करने की वजह से चार्ज पार्टिकल की एनर्जी बढ़ जाएगी और एनर्जी होती है हाफ mv², तो उसकी स्पीड v बढ़ेगी और स्पीड v बढ़ने की वजह से रेडियस भी इंक्रीज होगी, क्योंकि r इक्वल होता है mv/qv। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो चार्ज पार्टिकल की स्पीड v इंक्रीज होने से रेडियस भी बढ़ जाएगी।
तो इस तरह चार्ज पार्टिकल अब D2 में बढ़ी हुई रेडियस में मोशन करेगा, यानी कि यहाँ पर D1 के अंदर जो सर्कुलर पाथ था उसकी रेडियस कम होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी बढ़ने से स्पीड बढ़ी, स्पीड बढ़ने से रेडियस बढ़ी। तो यहाँ पर D2 में अब जो सर्कुलर पाथ होगा इसकी रेडियस ज़्यादा होगी और ज़्यादा होने की वजह से अब ये बड़े रेडियस बड़े सर्कुलर पाथ पर मोशन करता हुआ इस D2 से बाहर आएगा। अगर इसकी रेडियस नहीं बढ़ती, इतनी रहती, तो ये एग्जैक्टली इसके सामने बाहर आता और इसी पाथ को फिर फॉलो कर लेता। लेकिन मैंने बताया कि इसकी रेडियस बढ़ गई होगी। क्यों बढ़ गई होगी? क्योंकि जो D1 D2 के बीच का गैप है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी एनर्जी को बढ़ा देगा। एनर्जी बढ़ने से स्पीड बढ़ेगी और R=mv/qv से रेडियस भी बढ़ेगी। तो अब ये बढ़ी हुई रेडियस पर मूव करेगा और हाफ सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हुए बाहर आएगा। जैसे ही D2 से चार्ज पार्टिकल बाहर आएगा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जैसे ही D2 से बाहर आएगा तो D1 D2 की पोलैरिटी एक बार फिर से चेंज होगी और D1 फिर से नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिवली चार्ज D पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को फिर से अट्रैक्ट कर लेगा और अब चार्ज पार्टिकल D1 में एंटर कर जाएगा। लेकिन D1 में एंटर करने से पहले ये इस गैप को ट्रैवल करेगा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से इसकी एनर्जी बढ़ाएगा और फिर से इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी और फिर से रेडियस इंक्रीज होगी। तो इस बार इसका सर्कुलर पाथ पहले से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और ये बड़े सर्कुलर पाथ पर मोशन करता हुआ फिर D1 से बाहर आएगा और जैसे ही ये D1 से बाहर आएगा फिर से अपना पुराना प्रोसेस रिपीट होगा। अब D2 नेगेटिव हो जाएगा और D1 पॉजिटिव, क्योंकि इनकी पोलैरिटी फिर चेंज होगी। पोलैरिटी कौन चेंज कर रहा है? हाई फ्रीक्वेंसी ऑस्किलेटर। तो D2 के नेगेटिव होते ही चार्ज पार्टिकल अब D2 में एंटर करेगा, लेकिन D2 में एंटर करने से पहले वो इस गैप में ट्रैवल करेगा जिससे उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी। ये एनर्जी इंक्रीज होने से स्पीड बढ़ेगी, स्पीड से रेडियस बढ़ेगी, तो ये बड़े सर्कुलर पाथ पर फिर से मोशन करेगा। यही प्रोसेस बार बार चलता रहेगा और हर सर्कुलर पाथ पर फॉर वन कंप्लीट सर्किल चार्ज पार्टिकल 2 बार इस गैप से निकलेगा और दोनों बार उसकी एनर्जी इंक्रीज हुआ करेगी। तो इस तरह से उसकी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी और जब चार्ज पार्टिकल सफिशिएंट एनर्जी गेन कर लेता है तो हम कहते हैं कि चार्ज पार्टिकल के सर्कुलर पाथ की रेडियस D के सर्कुलर पाथ D की रेडियस के इक्वल हो गई। मान लेते हैं D की रेडियस कैपिटल R है, तो इस समय पर चार्ज पार्टिकल की रेडियस भी कैपिटल R से डिनोट करेंगे और यहाँ पर स्मॉल r की जगह कैपिटल R, विच इज़ द कैपिटल R इज़ द रेडियस ऑफ D, तो कैपिटल R हो जाएगी। फाइनली जब चार्ज पार्टिकल सफिशिएंट एनर्जी गेन कर लेगा तो सफिशिएंट एनर्जी गेन करने के बाद ये पॉजिटिवली चार्ज्ड डिफ्लेक्ट प्लेट इस चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कर देगी और ये इस विंडो से होता हुआ टारगेट की ओर चला जाएगा। अब वो टारगेट गोल्ड फॉइल हो सकता है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का, या कुछ और हो सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि साइक्लोट्रॉन के अंदर 2 फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। दोनों क्रॉस्ड होते हैं। क्रॉस का मतलब 90 डिग्री पर। इलेक्ट्रिक फील्ड को हाई फ्रीक्वेंसी ऑस्किलेटर से प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि हमें D1 D2 पर पोलैरिटी चेंज करनी होती है और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होती है जो डायग्राम में दिखाई नहीं देती। D1 D2 इंग्लिश अल्फ़ाबेट D की शेप के 2 हॉलो कंडक्टर्स हैं। हॉलो कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क नहीं करता, केवल मैग्नेटिक फील्ड वर्क करता है, जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल का पाथ सर्कुलर हो जाता है। Hence cyclotron is a device which is used for accelerating positively charged particles or ions up to high energy. बेसिकली ये ऐसा डिवाइस है जिसका यूज हम चार्ज पार्टिकल्स या आयंस को हाई एनर्जी तक एक्सेलरेट करने के लिए करते हैं। Cyclotron works upon 2 principles. First, positively charged particles can be accelerated by electric field.
मतलब जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड से होकर पास होता है तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कैन बी एक्सेलरेटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स या कोई भी आयंस, नेगेटिवली भी हो सकता है वो, कोई भी आयंस जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड से पास होता है तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। कोई भी आयन हो सकता है। चार्ज पार्टिकल एक्वायर सर्कुलर पाथ इन क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, ये हमने पहले पढ़ाई था। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ एक्वायर कर लेते हैं, चार्ज पार्टिकल का पाथ सर्कुलर हो जाता है। तो साइक्लोट्रॉन के दो प्रिंसिपल हैं। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कैन बी एक्सेलरेटेड in electric field and charge particle acquire circular path in cross magnetic field. Construction, it consists two D-shaped hollow metallic conductor, जैसा मैंने बताया ही रखा है आपको, called D1 and D2, placed slightly separated from each other with parallel diametric edges, दोनों की diametric edges एक दूसरे के पैरेलल होती है। An alternating source is applied across the ends of these with the high frequency oscillator. The whole apparatus is placed in a strong magnetic field which is perpendicular to the plane of these. सब आपको समझाया जा चुका है, वही सब लिखा हुआ है यहाँ पर जो भी हमने बताया था। Working. Let initially D1 is at negative potential. Therefore, the positively charged particle will be accelerated towards D1, and inside D1, charged particle will acquire a circular path of radius r equal mb upon q, क्योंकि D के अंदर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, जिससे वो सर्कुलर पाथ एक्वायर कर लेगा। एंड आफ्टर टाइम इंटरवल t इक्वल पाई एम अपॉन क्यू बी, द चार्ज पार्टिकल कम्स आउट फ्रॉम D1 से बाहर आएगा चार्ज पार्टिकल। द पोलरिटी ऑफ These is reversed simultaneously, hence positively charged particle accelerating towards D2. जैसे ही वो D1 से बाहर आएगा दोनों की पोलरिटी बदल जाएगी D1 D2 की, जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल अब D2 की तरफ अट्रैक्ट होगा। एंड इनसाइड D2 डिस्क्राइब अ सर्कुलर पाथ ऑफ ग्रेटर रेडियस बिकॉज एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल इंक्रीजेज एवरी टाइम इट कम्स इनटू द गैप बिटवीन डीज। डीज के बीच में जो गैप था उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से उसकी एनर्जी बढ़ेगी, उससे रेडियस बढ़ जाएगी। एंड फाइनली एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल विल बी रिमूव्ड आउट फ्रॉम विंडोज डब्ल्यू विद द हेल्प ऑफ डिफ्लेक्टिंग प्लेट। मैक्सिमम एनर्जी ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, एनर्जी के इक्वल हाफ एम वी स्क्वायर होती है, आर इक्वल एम बी अपॉन क्यू वी रेडियस होगी उस सर्कुलर पाथ की। तो यहाँ से वी की वैल्यू आ जाएगी क्यू वी आर अपॉन एम, जो यहाँ पुट कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी चार्ज पार्टिकल की। अगर हम मैक्सिमम एनर्जी फाइंड करना चाहेंगे तो मैंने बताया था मैक्सिमम एनर्जी के लिए यहाँ पर आर डी की रेडियस के इक्वल हो जाएगी और यहाँ पर कैपिटल आर यूज होगा, तो वी की वैल्यू आएगी क्यू वी कैपिटल आर अपॉन एम, के मैक्सिमम हो जाता है ये, के मैक्सिमम। के मैक्सिमम के लिए यहाँ कैपिटल आर आ जाएगा स्मॉल आर की वैल्यू। इफ चार्ज पार्टिकल कंप्लीट्स एन रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ऐसे ऐसे करके सर्किल पूरा करते में 1 सेकेंड में उसने एन रिवॉल्यूशन कंप्लीट की है, फ्रॉम D1 टू D2, D2 से D1, D1 से D2, ऐसे करके एन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। और एक रिवॉल्यूशन में वो कितनी बार निकलता है गैप से? 2 बार। तो एक रिवॉल्यूशन में उसकी एनर्जी गेन होगी 2 क्यू वी, क्योंकि एक बार निकलने में क्यू वी, फिर दूसरी बार निकलने में क्यू वी। हर कंप्लीट सर्किल में गैप से 2 बार पास होगा चार्ज पार्टिकल, तो वो एनर्जी गेन करेगा 2 क्यू वी, और एन रिवॉल्यूशन में कितनी कंप्लीट कर लेगा? 2n क्यू वी। तो उसकी एनर्जी 2n क्यू वी से भी लिखी जा सकती है। लिमिटेशंस क्या है इसकी? इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड विद साइक्लोट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को हम साइक्लोट्रॉन की हेल्प से एक्सेलरेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसके लिए हमें इसकी रेजोनेंस कंडीशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है?
साइक्लोट्रॉन की। रेजोनेंस कंडीशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस कंडीशन ऑफ साइक्लोट्रॉन, फ्रीक्वेंसी ऑफ HF ऑस्किलेटर मस्ट इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल। मतलब चार्ज पार्टिकल जितने टाइम में हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करके बाहर आएगा, उसी टाइम पर इसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जानी चाहिए। इसका मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी आपस में इक्वल होगी। अगर इस ऑस्किलेटर की फ्रीक्वेंसी चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी के इक्वल है तो इसको रेजोनेंस बोला जाएगा, रेजोनेंस कंडीशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन के केस में, इलेक्ट्रॉन इतना हल्का पार्टिकल होता है कि उसके केस में जो फ्रीक्वेंसी है QV/2πm, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है QV/2πm। ये हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है QV/2πm, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होने की वजह से स्पीड के साथ इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है। इलेक्ट्रॉन के केस में क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉन का मास भी बदल जाता है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन फॉर्मूला। आइंस्टीन के अनुसार इफ़ m0 इज रेस्ट मास, देन मूविंग मास ऑफ एनी पार्टिकल कैन बी गिवन बाई m = m0/√1 - v²/c²। यानी कि जब कोई चार्ज पार्टिकल c के इक्वलेंट या c के आसपास, वेलोसिटी ऑफ लाइट के आसपास की स्पीड से ट्रैवल करता है, तो उसका मास बदल जाता है। अल्फा पार्टिकल का मास ज़्यादा होता है, हैवी पार्टिकल है, तो उसकी स्पीड नहीं बदल पाती और उसके लिए m सिमिलर टू m0 बना रहता है। तो जब उसका मास नहीं बदलता तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी भी नहीं चेंज होती। लेकिन इलेक्ट्रॉन हल्का पार्टिकल है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की स्पीड लाइट की स्पीड की 99% तक पहुंच सकती है, जिसकी वजह से उसकी रिलेटिविस्टिक मास में चेंज आ जाएगा। और मास में चेंज आने की वजह से m बदलने के साथ फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी, सर्कुलर पाथ की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी बदल जाने से इलेक्ट्रॉन का बाहर आने पर D1 और D2 उसी हिसाब से चेंज नहीं हो पाया करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास इंक्रीज हो जाने से इलेक्ट्रॉन की टाइम पीरियड भी इंक्रीज हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन इस D से देर से बाहर आएगा और फ्रीक्वेंसी पहले ही चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से ऑस्किलेटर की फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं कर पाएगी और इलेक्ट्रॉन इससे एक्सेलरेट नहीं हो पाएगा। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड विद साइक्लोट्रॉन बिकॉज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपेरेटिवली इलेक्ट्रॉन की स्पीड नेग्लिजिबल नहीं होती। Hence, according to Einstein's formula, m = m0/√1 - v²/c², mass of electron will increase, and hence time period also increases. Therefore, resonance condition does not satisfy. Hence, we cannot accelerate electrons with the help of cyclotron. And number 2, uncharged particles cannot be accelerated by cyclotron also. अरे यार